औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। बैठे स्टूडेंट्स, आज मोरखा 11 सितंबर सन 2020 22 मुहर्रम उल हराम 1442 हिजरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से आज शेड्यूल में तो था मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की गुजारिश थी कि सर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आपने पहले एक हिस्सा जारी किया था तो बाकी भी कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, तो बेहतर है ये इंशाल्लाह ताला आप लोग ये सुनेंगे ना आज का दर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बहुत बरकत पाएगा और आप लोगों का इल्म नूर में मज़ीद वुसअत पैदा होगी बाफ़ज़ल रब्बी। बेटा आगाज़ कुछ शुरू से कल वाला हमारा शाम का मौजू तजावीज़ वाला प्रपोजिशंस का, उसमें बेटा मैंने एक बात की थी आदत की। आदत किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ सम एक्ट अगेन एंड अगेन। जब कोई काम आपकी आदत बन जाए, दिमाग खुद ब खुद उस काम की तरफ मायल हो जाता है। ये आप लोगों को बेटा मैंने मज़ामीन की कुछ अक़साम बताई थी, लॉजिक, फ़िलासफ़ी, मेडिकल, साइकोलॉजी, जनरल नॉलेज में भी आप लोगों को बताया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी सिवाय चंद तलबा के किसी ने इसको नहीं किया। बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टिप्स डेली बेसिस पर। मसलन मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब साहब का कहा था, उनको देखें उर्दू का पोर्शन। तो ये आप लोग थोड़ा सा ना ये होमवर्क कर लिया करें। और एक टिप्स दे दूं आपको, टिप आज देखें ना, तारीख है 11 सितंबर। अक्सर टीवी चैनल या फिर अखबारात आप देख लें, एंड्रॉयड मोबाइल आप लोगों के पास है, पाकिस्तान के जो बड़े अखबारात हैं, एक्सप्रेस को देख लें, जंग को देख लें, नवाए वक्त को देख लें। इस दिन की निस्बत क्या हुआ था इस दिन दुनिया में, इस्लामी और दुनियावी लिहाज से, वो लिखे होते हैं। और बिलखसूस आपने अगर जनरल नॉलेज को बेटा अच्छे तरीके से तैयार करना है ना, करंट अफेयर्स को, जब नया साल आता है ना, नए साल के शुरू के 4-5 दिन के अखबारात और दिसंबर के आखिर के, अब आपने इंतज़ार नहीं करना दिसंबर 31 दिसंबर 2020 का और 1 जनवरी 2 जनवरी 2021 का नहीं। आपने सबका अखबारात देख लेने हैं। एक्सप्रेस का पिछले 10-15 सालों से ये बेहतरीन आईटी सिस्टम है इनका, आप कोई भी अखबार इनका देख सकते हैं। जनरल नॉलेज बेटा किताब को बार बार पढ़ें, याद हो जाता है, लेकिन जब उसकी वजाहत अच्छे तरीके से फ्रेश होकर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा उर्दू, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ला भी एज वेल रेस्ट कर लिया करें। रात को पूरी नींद हो, दिन को 1-1 घंटे की 2 दफ़ा ब्रेक कर लिया करें। जैसे अब इम्तिहानात बिल्कुल सर पे हैं, दिन को आप लोग काम काज भी करते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस या जॉब पर जाते हैं, तो थोड़ा सा सो के ना घंटा एक, जब उठें उस वक्त ये अखबारात का मुताला करें, लैपटॉप खोल लें, मोबाइल फ़ोन खोल लें, साहब का अखबारात देखें। उनमें बेटा जनरल नॉलेज की बहुत ज़्यादा आपको अफादियत होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दुनिया में क्या हुआ था, किस किस दिन, पूरे साल के उन्होंने वो हिस्ट्री दी होती है। यही आप लोगों का जनरल नॉलेज बेस्ट टिप्स है। आदत की आखिरी बात बता दूं, फिर अपने मौजू पर आते हैं। बेटा आदत, रिपीटिशन ऑफ वर्क कहा, अनइंटेंशनली अच्छी या बुरी आदत। मैं मिसाल देता हूँ आपको, जो मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स जिन्हें कहा जाता है, मार्शल आर्ट्स, कराटे मशहूर है, पूरी दुनिया में ये खेल खेला जाता है। आप लोगों ने कभी टीवी पर देखा होगा। बेटा इसकी जो प्रैक्टिस होती है ना, एक तो फाइट होती है, फाइट के अलावा इसकी एक प्रैक्टिस होती है, वो एक सिलेबस कोर्स होता है हेल हर बेल्ट का।
बेल्ट के कलर्स होते हैं, ब्लैक बेल्ट इसका बड़ा मशहूर है, लास्ट स्टेज वाला होता है। वाइट इसकी शुरू की स्टेज है। बेटा हर बेल्ट का एक सिलेबस है, उस सिलेबस में ना इसके भी मुख्तलिफ नाम होते हैं। हर कराटे की जितने ब्रांड है ना, मतलब है कि मिसाल दे रहा हूँ, टेक्वांडो है, बांडो है और भी दीगर हैं, इनको काते कहा जाता है। बेटा काता, पता नहीं ये शायद ये एक अजनबी लफ्ज़ है, हमारे उर्दू का नहीं है, शायद ये जापान या पता नहीं कोरिया वगैरह का है या किसी का है, मैं ये भी यकीन से नहीं कह सकता। बेटा इसमें स्टेप्स होते हैं 20 या 25। कैसे? लेग्स को फ्रंट पे ले जाना, बैक पे ले जाना, वो जो किक करते हैं, व्हील किक किसे कहते हैं, फ्रंट किक कहते हैं, बैक किक कहते हैं। बेटा ये ना स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5 20 20 30 स्टेजेस पर एक काता मुश्तमिल होता है। अब बात हो रही है आदत की, मशक की। जो इसके ट्रेनर है ना कराटे के, वो बार बार अपने शागिर्दों को ये काता कराते हैं, स्टेपिंग कराते हैं। अब आदत की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक शागिर्द भूल गया है करते हुए, मसलन 25 स्टेप हैं एक काते के, वो 13वें स्टेप पर है, भूल गया है, अब वो शुरू से करेगा। 14 उसे याद नहीं आ रहा कि 14वां स्टेप कौन सा है। जब वो शुरू से करेगा ना, वो ठीक कर लेगा। ये बात है, एक पॉइंट है, अगर आप इसे क्लिक करें, जो मेरा आजदाना जहन कहता था आपको समझाने का, इसको बेटा मैं लिंक कर रहा हूँ आपके लिखने की आदत से। प्रपोजिशन और राइटिंग बहुत पढ़ते हैं, पढ़ा करें बेटा, कम अज कम 2 से 3 घंटे रोजाना लिखें। सब्जेक्टिव आप निकाल लें, सिविल जज का 17 और 19 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, 35 मिनट 30 मिनट अपने आप को दें। ऐसे समझें आप ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के इम्तिहान में, सिविल जज के इम्तिहान में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। ठीक है, गलतियां शायद होंगी, रिपीटिशन बार बार करनी पड़ेगी, लेकिन बेटा कोई एक ऐसा सब्जेक्ट तो कर लेना, आधा सब्जेक्ट तो कर लेना, या डेली 2 4 5 सवाल ऐसे कर रहे हैं कि आपके अल्टीमेट फाइनल हों। जब एक दफ़ा मशक कर लें, 30 35 मिनट में एक सवाल कर लें, उसके बाद फिर अपना खुद तजिया करें। वो इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि जी पेपर कैसा होना चाहिए, सवाल कैसे अटेम्प्ट करें। माशाल्लाह अक्सर आप लोगों में से लोगों ने ला किया है एनुअल सिस्टम, चलो सेमेस्टर सिस्टम में सब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन बीए तो किया है ना, ग्रेजुएशन, और भी शायद इम्तिहान दिए होंगे, एमए मास्टर्स काफ़ी लोग होते हैं। उस हिसाब से बेटा लेके चलना है। राइटिंग बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आदत बहुत अच्छी चीज़ है। आज का एपिटाइजर आप यही समझें। अब हम बेटा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर आते हैं, जैसे आप लोगों ने हुक्म किया था। अच्छा, इसका ना मैंने आप लोगों को शुरू में पढ़ाया था, तकरीबन 15 सेक्शन थे या उससे कम थे। घबराएं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से अब इंशाल्लाह ताला इसे वीकली हर दूसरे चौथे दिन के बाद ना इसके मैक्सिमम मैक्सिमम 5 या 6 होंगे, कम भी हो सकते हैं लेक्चर। लेकिन ये मेरा यकीन है कामिल है, आप लोगों को अच्छे तरीके से इस पर जब ग्रिप हो जाएगी ना, एक एक सेक्शन की पूरा कंसेप्ट होगा, फिर इसको मैं ख़त्म करूँगा। ये पक्की बात है। ये कच्ची बात है कितने लेक्चर होंगे या कितना टाइम होगा, वो बेटा डिपेंड करता है कितना, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब बेटा इसका मैंने बुनियादी आपको बताया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, हद से ज़्यादा अहम मजमून है। मिसाल देता हूँ, जो असाज़ कराम हमें बताते थे जब हम लॉ में थे, वो कहते थे कि बेटा एक बिल्डिंग बनानी है ना, 2 स्टोरी 3 स्टोरी 5 स्टोरी, अब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ज़रूरत हैं, एक चीज़ से बिल्डिंग नहीं बन सकती। सबसे ज़्यादा अहम क्या है, असाज़ा कराम फरमाते थे, मिसाल देते हैं, वक्त के तकाजे भी बदल गए हैं। अब बस आप सिंपल समझ लें, सिर्फ सीमेंटेड बिल्डिंग है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, रेत है, सीमेंट है, पानी है, लोहा है, और आप लकड़ी कह सकते हैं। ये सब चीज़ें बेटा मिलकर, इन सब चीज़ों को मिलाकर बिल्डिंग बनाई जाती है। बुनियादी जो कोई भी बिल्डिंग हो, उसका कोई भी नक्शा हो, लेकिन बेटा उसके लिए पानी और रेत हो गई, सीमेंट हो गई, ज़रूरी चीज़ है। इसको असाज़ा कराम तशबीह देते थे सीपीसी से। ये तो जी बहुत ज़रूरी है। अब आगे आप दुकान बनानी है, घर बनाना है, प्लाज़ा बनाना है, और भी काफ़ी अक़साम है हमारे यहाँ बिल्डिंग्स की। उस पर जो चीज़ बनानी है उसी को आप लेके चलें।
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। बेटा सिविल लॉ का नाम जहाँ भी आता है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सीपीसी अमूमन। अब देखें ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बेटा अहमियत कैसे है। अब ये बुनियाद समझा रहा हूँ, जो शुरू में वादा किया है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत से बेटा, आप लोगों को मेरा ये यकीन है कामिल है, बेहतरीन तरीके से आपका ये मजमून हो जाएगा, मैं यकीन से कह रहा हूँ। अब बेटा एग्रीमेंट टू सेल का दावा होता है ज़मीन का, सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन है, ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया, माबैन फ्रीकैन, मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो गई, एक पार्टी अब अदालत में आ गई, प्लेंट लिखी, साथ हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरखास्त है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं अलॉन्ग विद प्लेंट, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 को मद्देनजर रखें। बेटा ये प्लेंट मुकम्मल तैयार हो गई, दावा दायर हो गया, जवाब दावा आ गया। उसके बाद सबने प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद मुद्दा अलहम जो भी है, जवाब दावा आ गया, फिर हुक्म इम्तनाई आर्जी पे बहस आ गई। चूँ ही हुक्म इम्तनाई आर्जी का बेटा फैसला हुआ, अगर दरखास्त है तो हुक्म इम्तनाई आर्जी के इश्यूज फ्रेम हो गए, शहादत आ गई, शहादत मुकम्मल होने के बाद मीनवाइल दरखास्तें भी काफ़ी आती रहती हैं, फाइनल आर्गूमेंट्स हो गए। बेटा अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मैंने नाम इसलिए लिया है, इस तरह के दावे को डील करने के लिए, बतौर आप जज साहब हैं, एडीए हैं या प्लेंटिफ कौंसल हैं, 3 लोग इसमें रोल अदा करते हैं, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कौंसल। एडीए साहब कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगेंस्ट द गवर्नमेंट आ जाते हैं, प्रॉपर्टी स्टेट प्रॉपर्टी होती है पंजाब गवर्नमेंट की, लेकिन आगे उसकी जो पंजाब गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं, स्कीम के ताबे मालकाना हकूक दे देते हैं, लेकिन अभी मलकियत नहीं मिली होती, पट्टा मलकिया जिसे कहते हैं। बेटा अब जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा है, उसमें आप देख रहे हैं लॉज कौन कौन से रेगुलेट करते हैं। सीपीसी के ताबे हम प्लेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। एग्रीमेंट टू सेल के ताबे रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं, कब एनफोर्सेबल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुआहदे को डील करता है कि क्या ये हमारा मुआहदा बामुताबिक कानून है या नहीं है। लिमिटेशन एक्ट बेटा कैसे, भाई विद इन टाइम आप लोगों को आना चाहिए, वो कवर करते हैं। और आप लोगों का जो कोर्ट फीस एक्ट है, कोर्ट फीस लगनी है जी, अगर मालियत है दावा 25,000 से ज़्यादा है प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो वो उसी हिसाब से 2 लाख का अपना हिसाब है, 2 लाख तक होंगे 15,000, उससे ज़्यादा चाहे जितना भी हो जाए। अब काजेज ऑफ एक्शन अगर मुख्तलिफ हैं, शायद आपके सिलेबस में नहीं है स्टैम्प एक्ट, उसको फिर देखना पड़ेगा। अब देख लें कवानीन कितने का मैंने नाम लिया है अभी, सिर्फ कानून शहादत पे आप आ जाए, एविडेंस उसी हिसाब से होगी। मुआहदा है, सफ़ेद कागज़ पर है या स्टैम्प पेपर पर है, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन एक्ट किस दिन काम आएगा। अगर मुआहदा सफ़ेद कागज़ पर लिखा गया है तो कानूनी तकाजा क्या बनता है, जज साहब ने क्या करना है, कलेक्टर के पास भेजना पड़ेगा क्या। अब लाज आप देख लें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, बेटा आप लोगों के अक्सर ये सिविल जज के सिलेबस में हैं। बेटा जब तक आप लोगों को ऑपरेशन थिएटर में ना लेके जाएं, आप लोगों को जब लेबॉर्ट्री में ना लेके जाएं, किताबी इल्म क्या आप लोगों को फ़ायदा देगा। खुद अपनी मिसाल ले लें, अक्सर आप लोगों में से रिश्तेदारों के केसेस चल रहे होते हैं, अपने चल रहे होते हैं, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो चैम्बर के चल रहे होते हैं केसेस, उस्ताद साहब के, सीनियर के, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के, उसको मद्देनजर रख लें। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ताबे दावा दायर हुआ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी जा रही है, सीपीसी से तहत, सीपीसी के तहत प्लेंट बनी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुआहदा कैसे हुआ, कानून शहादत कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है कौन सा नहीं है, रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है, स्टैम्प एक्ट क्या कहता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट पे आप आ जाएं, क्या उसका वो मालिक भी है या नहीं है, फर्द मलकियत आएगी, जमाबंदी आएगी, कसरा गर्दावरी आएगी, और मजीद निकार पैदा करना हो, जमीन आगे मार्टगेज है, बैंक से कर्जा लिया हुआ है साहब बहादुर ने, मुद्दा लेने, इस पर रिटर्न ऑफ प्लेंट बनेगी, बैंकिंग लॉज हमारे क्या कहते हैं। बेटा देख लें कितने हम उसका, अब जुरिस्डिक्शन का मामला आ गया,
वो क्या करेंगे? सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है? कोर्ट को क्या फर्ज किया, मालिया जमीन की ज्यादा है, मुआहदा ज्यादा है, गलती से क्लास 2 या क्लास 3 के पास आ गया, ट्रायबल भाई सिविल जज फर्स्ट क्लास है, वहां क्या होगा? अब देखे ना बेटा, आप लोगों के जो सिविल के सब्जेक्ट्स हैं, सिविल लॉ के, यही है ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, यही 5, 7, 8 मज़ामीन का कम अज़ कम जो आपके, चलो मुतलका 4, 5, 6 तो बेटा हैं, मुझे पता है इनका। लैंड रेवेन्यू है बेटा, ऐसे बिल्डिंग बननी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे के लिए, सेक्शंस पे जाएंगे हम, लेकिन बेटा पता तो चले कि कौन से सेक्शन की कहाँ एप्लीकेशन हो रही है। आज अगर इतना ही समझ लें, बुनियादी चीज, बेटा इस पर तहकीक करनी है, मेरी बातें बार बार सुननी है, इनके रफ नोट्स बनाने हैं, जो मैं गुजारिशात आप लोगों से कर रहा हूं। कितने लाज यहाँ आ रहे हैं, रेगुलेट कैसे ये हो रहा है सारा कानून। अब जी मजीद थोड़ा सा हम आगे बेटा जाते हैं, वही आप लोगों से जो बात की कि सेक्शंस भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत से, लेकिन जो बेटा ज़्यादा मैंने मुनासिब चीज़ समझी आप लोगों के लिए सरे दस्त, वो क्या है बेटा? वो है जी हमारी जजमेंट है, हमारे लाहौर हाई कोर्ट के ही हैं जज साहब, सर हैं मिस्टर जस्टिस राजा मोहम्मद खुर्शीद साहब, आप फाजिल जज जस्टिस अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट थे। ये बेटा है उन्वान चौधरी मोहम्मद शरीफ वर्सेस हसन दीन। अब इसकी साइटेशन पता नहीं, वो बाद बाद में भेज दूंगा, ऊपर साइटेशन आनी चाहिए थी, नहीं नजर आ रही बेटा। ये चौधरी मोहम्मद अशरफ थ्रू लीगल एयर्स एंड 13 अदर्स, ये जरा समझा करें ना, थ्रू लीगल एयर्स वर्षा कब आती है? जब डेथ होती है या कोई और मामला होता है। अदर्स कौन है? मुद्दा अलहम वगैरह वगैरह नहीं कहते, वगैरह वगैरह, उसमें बेटा अदर्स में आ जाता है। हसन दीन एंड 12 अदर्स, हसन दीन वगैरह, ये रेगुलर सेकंड अपील है, सीपीसी आप लोग पढ़ रहे हैं। फैक्ट्स बेटा कुछ इस तरह है, मुख्तसर जरा बता दूं। एग्रीमेंट टू सेल हुआ, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की थी, कॉलोनी एक्ट 1912 उसका सेक्शन 19, एडिशनल कमिश्नर कंसोलिडेशन क्या होता है, पट्टा मलकियत किसे कहते हैं, लैंड रेवेन्यू के जो ओहदेदार हैं इनके काम क्या क्या होते हैं, लैंड रेवेन्यू से मुतलका क्या होता है। कल एक स्टूडेंट ने ना बड़ी खूबसूरत बात की, मैंने थोड़ी सी फजीलत बयान की लैंड रेवेन्यू एक्ट की, इनका आप लोग शायद इस भूल में हैं कि जनरल क्लासेस एक्ट साथ हमारा दे जाएगा। पर उस स्टूडेंट ने बड़ी खूबसूरत बात ये की कि सर बतौर वकील तो हमें पता होना चाहिए, क्या कमाल की उन्होंने बात, बहुत खूबसूरत बात थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वियन में मजीद इजाफा करे। बेटा देखो, घबराना, परेशान नहीं होना, अभी आप लोग सिविल जज के लिए जा रहे हैं। अब कहूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों का मकसूम ही लिख दिया है कि अगर आपने जज हाई कोर्ट बनना है, एलिवेशन डायरेक्ट होनी है, एडिशनल सेशन जज बनना है, प्रोसिक्यूटर बनना है, उस करीम ज़ात ने ठप्पा कहाँ लगाया हुआ है वो बेहतर जानते हैं। हमारे ज़िम्मे बेटा सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। कभी मायूस ना होना, कभी परेशान नहीं होना कि रिजल्ट हमारी मर्जी का नहीं आया। बेटा मेहनत हमारी मर्जी की है, और वो ऐसा रहीम है, आदिल तो है, रहीम भी है। इखलाकियात को बहुत बेहतर रखना है। जहाँ मेहनत साथ छोड़ती है वहाँ उसकी रहमत काम आती है, लेकिन उसके अपने असूल हैं, जिसने मेहनत की सिला उसने उसी को देना है। अब ये नहीं चलो इखलाकियात की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग माँ बाप की खिदमत में ही सिर्फ लग जाएं, पढ़े ना, लेकिन उस रहीम ने अदल को भी मद्देनजर रखना है और अपनी रहमत को भी मद्देनजर रखना है। बेटा सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आप लोगों का इंटरव्यू लेना है, अल्लाह करेगा जब रिटर्न जिनका भी हुआ मुकम्मल, उनको एक कंपिटेंट जज चाहिए। उनको आपके हसब नसब से नहीं है, अमीरी गरीबी से नहीं है, उनको एक काबिल जज चाहिए भाई जो सही काम कर सके।
किसी चीज से उनको गर्ज नहीं है। पूरी दुनिया का ये सिस्टम है, हर डिपार्टमेंट का कंपिटेंट बंदा चाहिए जिसमें खसूसियात यही होनी चाहिए, बस यही बात है। छोड़े आप किसके बेटे हैं। और खुदा की रहमत इतनी ज्यादा है ना लाहौर हाई कोर्ट पर, बेटा मैं 100% पक्की बात कर रहा हूँ। हमारे जय साहबान के, हाई कोर्ट के जय साहबान के, सुप्रीम कोर्ट के जय साहबान के साहबजादे साहबजादियां रह जाती हैं इंटरव्यू में। वो कहते हैं जी नहीं है मेरिट पर, तो क्या करें। क्या इतनी पाकीज़गी, इतनी तहारत हो जिन शोबाजात में, कैसे आप यकीन कर सकते हैं। सीना गजड़ बातें, अब मैं क्या कहूँ, गुस्से कभी नहीं होता, बकवास मशहूर हुई है, सिफारिशें होती हैं, ये होता है वो होता है। बेटा हमारा इतना पाकीज़ा ताल्लुक हो चुका है। बेटा अल्लाह के नज़दीक मेरिट होता है 100%, 100% मेरिट होता है। अब नेक्स्ट चलें, बात कहाँ से कहाँ चल पड़ी। बेटा ये सेक्शंस हैं हमारे 15, 16, 17। पहले शुरू में थोड़े से पढ़े थे, एंड 26। ये जजमेंट इसी चीज को डील करती है। इसके ब्रीफ फैक्ट्स पता है क्या हैं केस के, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के। वो बेटा ये हैं कि कुछ लोग मुद्दालय के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया, ज़मीन थी गवर्नमेंट की, कुछ एडवांस दे दिया, तय ये हुआ कि जी बाकी भी देंगे, लेकिन जो किस्तें अभी, आप देखें मुद्दालय जो है पार्टी, ये केस ला इंशाल्लाह ताला आज भेज दूंगा। सिर्फ मैंने इसका मेन हिंट्स पढ़े हैं, अगर फैक्ट्स में थोड़ा बहुत तब्दीली हुई तो उसके लिए पेशगी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कहानी बेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। मुद्दालय के नाम अभी मलकियत नहीं थी, लेकिन उसे अलाट हो चुकी थी। पट्टा मलकियत आप ऐसे समझे बेटा नहीं मिला था, उसने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया। अब तय ये हुआ था मुद्दालय गवर्नमेंट को जो ड्यूज होंगे वो खुद पे करेगा। तय हो गया, तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख के लगभग हो गया मुआहदा जी। पहला मुआहदा हो गया, कब्जा मिल गया इनको, मुद्दईयान को। अब मुद्दालय की नियत में थोड़ा सा फर्क आ गया, उसने और मुआहदा कर लिया और लोगों के साथ। आप देख लें कि ये लोग भी शामिल थे पहले मुआहदे वाले, लेकिन उसने ज़रा चालाकी की। अब सिविल सूट दायर हो गया इसी मामले पर। जब उसने दूसरा मुआहदा कर लिया तो पहले वालों का हक मारा गया, शायद रजिस्ट्री भी करा दी थी। बाद में हालात क्या हुए थे आप ये केस ला से बेहतर पढ़ सकते हैं बेटा। फिर क्या हुआ जी, बेटा ये हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने दावा डिग्री कर दिया। फर्स्ट अपील आई हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने सुना, वो उन्होंने भी अपील खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट वाला फैसला इंटैक्ट हुआ। सेकंड अपील आ गई अंडर सेक्शन 100। अब बेटा इसको आप पढ़ेंगे, पता है क्या, अगर जज साहब ने सर ने डिस्कस नहीं किया ग्राउंड ऑफ सेकंड अपील, लेकिन आप लोगों को बेटा पता लगेगा सेकंड अपील के क्या हालात और वाकयात होते हैं। सीपीसी पर आप लोग आ जाएं। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये हुआ कि सेकंड अपील भी खारिज हो गई, फैसला इंटैक्ट रखा। अब ये एग्रीमेंट टू सेल हालात व वाकयात सेक्शन 15, 16, 17 और 26। आप देखें ना, दावा तो हुआ है सेक्शन 12 के तहत, कौन से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती। 21 है इससे मुतलका जिसकी नहीं हो सकती, 12 है जिसकी हो सकती है। अब ये इन सारी चीज़ों को बेटा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ना आज आप इतना ही समझ लें, आज मुख्तसर सा ज़रा लेक्चर है ऐसे समझ लें। वैसे भी आप लोग अक्सर कुछ कमेंट्स आते हैं, बड़े खुश होते हैं कि सर जब आपका मुख्तसर लेक्चर होता है हमें बड़ी खुशी होती है। बेटा कोशिश करता हूँ, टाइमिंग की भी आजकल थोड़ा सा ज़रा है मसला। बेटा जज साहब ने जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डील कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तो वो बतौर सिविल जज साहब हैं, क्लास फर्स्ट हैं। अगर मालियत दावा 50 लाख से ज़्यादा है, मुआहदा ऐसे समझ लें कि 51 लाख का है, 52 लाख का है, 50 लाख से ज़्यादा, 50 लाख 1 रुपए का है, सिविल जज फर्स्ट क्लास साहब की जुरिडिक्शन में आएगा। अब जज साहब ने कोर्ट ऑफ इक्विटी का किरदार अदा करना है। निस्फत का असूल, इक्विटी, जस्टिस, कॉन्शियस, who comes to the court must come with clean hands. Equity helps those who are vigilant.
ये बेटा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ताबे जो 12 एग्जाम मैगजिम्स हैं उनको जज साहब ने मद्देनजर रखना होता है। पूरा कानून देखना होता है कि इंसाफ क्या हो रहा है। और ऐसा कमाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जज साहब को इतनी इज्जत दी है, इतनी ताकत दी है कि अगर कागजों में मुद्दई सच्चा है, लेकिन एविडेंस हालात व वाक़यात जज साहब के सामने आ गए हैं कि मुद्दई साहब शरारत कर रहे हैं, चालाकी दिखा रहे हैं, दावा खारिज। अगर मुद्दई चालाकी तो दिखा रहा है लेकिन मुद्दा अलग कोई कम नहीं है, वो भी पूरे दिनों का है, फिर निस्फत कंपनसेशन वगैरह अलाउड की जाती है। ज़रूरी नहीं है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मुख्तलिफ प्रोविजन में है बेटा कि दावा डिग्री करें, नहीं है ज़रूरी, ना ही ज़रूरी है कि आप खारिज करें। बेटा जो अदल का तकाजा है ना उसके ताबे चलना है इन दावाजात में। आप देखें ना, एक ये जनरल प्रिंसिपल्स भी हैं स्पेशल रिलीफ एक्ट के, मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को। आप देखें कि प्रियम्पशन का है, दावा दायर हो गया, प्रियम्पशन आप लोगों का सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें इंसाफ देखना है ना, कौन क्या कर रहा है। उसमें फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने जब मौका दिया अगर प्रियम्पशन में, तो आप लोगों को बताएंगे क्या कि वो दावा डिग्री भी हो सकता है या डिग्री भी होना चाहिए प्रियम्पशन का, वो बेटा उसके अपने हालात वाक़यात हैं। अब अगेन लास्ट में बेटा मैं आप लोगों को 4-5 छोटे-छोटे काम दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा शेयर करने की कि मुख्तलिफ दावाजात कौन-कौन से हो सकते हैं। दोबारा सुन लें बेटा, शुरू में इसका इंट्रोडक्शन वगैरह आ जाता है। सेक्शन 5 को ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि कौन-कौन से रिलीफ मिल सकते हैं। अदालत किसी को रोक सकती है कि आप ये काम ना करें, किसी को हुक्म दे सकती है कि आप ये काम करें, डिलीवरी ऑफ पोजेसन का कह सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर वगैरह का कह सकते हैं। बेटा इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। 5 तरह के रिलीफ हैं। तारुफ आ गया। अब सेक्शन 8, 9 हद से ज़्यादा अहम है, 10 भी बहुत अहम है। 8, 9 बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करते हैं। कब्जा एक फौरन चाहिए, गैर कानूनी बेदखल किया गया। एक है सेक्शन आप लोगों का कि जी कब्जा उसके पास है, हमें दिलाया जाए, हम मालिक हैं। किसी डंडी से उसके पास चला गया है या मुदई की गफलत से, लेकिन वो गफलत उसे महरूम नहीं करती उसके अपने हक से। बेटा अक्सर जो जब ये प्रॉपर्टीज कुछ ज़्यादा होती हैं या बंदा खरीदता है, पता लगता है कब्जा पूरा नहीं है, उस वक्त मैयर में नहीं की थी पूरी, इन हालात में ये दावाजात होते हैं। सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की गुजारिश कर रहा हूँ बेटा आप लोगों से। फिर उसके बाद आप रिसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया। ये 3 तरह के दावाजात हैं, ये हो गए। एक है अभी ज़हन में नहीं आ रहा, 42 डिक्लेरेशन का आ गया और हुक्म इम्तनाई दवामी का आ गया, परमानेंट इंजेक्शंस का। बेटा अमूमी जनरल ये दावाजात हैं। इनका जब आप लोगों को सही कंसेप्ट आएगा ना, कितने कितने सूट्स होते हैं, कैसे दायर होते हैं, बेटा फिर आप लोगों को इसका सही पता लगेगा। अब 15, 16, 17 इसी हिसाब से ज़रा बताया था। अब ये सारा जब इंट्रोडक्शन आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला सेक्शंस की मैं स्पीड भी मज़ीद ज़रा बढ़ा दूंगा। अब आप लोगों में शायद कुछ चाहते होंगे कि सर ये क्या आपने कर दिया, हमारा ये फ़ौरन ख़त्म करें। बेटा ये मैं जो शुरू से आप लोगों को बातें बताई हैं ना, ये बेटा बुनियाद ज़रूरी है। इख्तिताम इसका ऐसे करूँगा कि इस्लाम के ना प्रैक्टिकल मुस्लिम होने के लिए पहले ईमान बनाना पड़ता है, पहले यकीन बनाना पड़ता है। ईमान और यकीन जब बेटा हम लोगों में आ जाए ना, फिर अमल आ जाता है। ईमान यकीन है कंसेप्ट। बेटा आप लोग जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कंसेप्ट से वाकिफ हो जाएंगे और आप लोगों को दीगर लाज का भी पता चल जाएगा। हुस्न खूबसूरती होती है। एक जय साहब की आपको कहानी सुनाई थी, बड़ी खूबसूरत कहानी थी उनकी। कहते थे कि सर जो मेरा मुशाहिदाती 100% इल्म था ना, मुझे नहीं पता क्या लिखा है सेक्शंस में, लेकिन जो मेरा बेहतरीन मुशाहिदाती इल्म था वो मैंने सारा बड़े फ्रैंकली अंदाज में ठोक दिया जी, वो मैंने लगा दिया जाके, जो था ठप्पा लगा दिया लिख लिख कर। ये है बात। ईमान यकीन को लिंक कर रहा हूँ बेटा कंसेप्ट के साथ। ये जो बातें हैं ना बेटा, सारी जिंदगी इंशाल्लाह ताला आप लोग नहीं भूलेंगे।
कभी मार नहीं खाएंगे रिटर्न में, इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू में कभी मार नहीं खाएंगे। पता लगेगा कि साहब या साहबा, बेटा या बेटी तैयार होके बैठे हैं। तो इनके साथ ही आज इजाज़त चाहूँगा बेटा, ये बुनियादी था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।